अभी साइंस चलेगी, कल भी चलेगी, अभी आपका करा देंगे कर लें, ये भी तो भाई सबका देखें। आई का है थोड़ा सा बाकी ना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आधे घंटे का, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, हमको सभी का बाकी है। चलो अब देखो कि जो अवर एटमॉस्फेयर, हाँ अभी ज्यादा साइंस की क्लास चलेगी, एक ही दो आपकी मैथ्स की चलेगी 18 वाली, सब साइंस ही चलेगा, 2 चैप्टर कराने हैं ना, दोनों बड़े बड़े, तो मैं बीच में किसी दिन करा दूंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये रिप्रोडक्शन नहीं आ रहा है, इनका रिप्रोडक्शन आ रहा है, तो आपको इनके साथ रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग है ना, संख्या जिसकी ज्यादा होती उन्हीं। बायो में अब तुम्हारा साइंस में और क्या पढ़ना, मेटल एंड नॉन मेटल पहले पढ़ा नहीं, एरिया रिलेटेड तो सर्कल है वो इनको पढ़ा देंगे, वो करा देंगे, दोनों करा देंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 दिन का क्लास है, हम करा देंगे। कोई दिक्कत मैथ्स के एग्जाम से पहले भी 2 दिन छुट्टी है। तीन क्लास चाहिए, एक आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए चाहिए, एप्लीकेशंस के लिए, और 2 क्लास एरिया, 3 क्लास बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो आवर एटमॉस्फेयर कैसा है बताओ, नोट करो बेटा, आवर एटमॉस्फेयर इज एवर डायनिंग, ये कैसा है बोलो, डायनामिक है। ध्यान दो कि ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर क्या है बोलो, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है, मीजोस्फियर या थर्मोस्फियर, दोनों एक ही है, या इसी का और क्या नाम है, मीजोस्फियर, और इसके ऊपर आयनोस्फियर, और सबसे ऊपर एक्सोस्फियर, सही है। जो ट्रोपोस्फियर है वो 10 किलोमीटर पर है, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये 50 किलोमीटर पर है, दैट इज ये 350 किलोमीटर पर है, और फिर ये 500 किलोमीटर पर है, फिर उसके ऊपर और आ जाते हैं। जो 10 किलोमीटर पर है वहां फाइटर उड़ते हैं, कौन उड़ेगा, फाइटर जेट उड़ेंगे। इस 1 किलोमीटर पर बादल होते हैं, 1 किलोमीटर पर क्या होगा, बादल होंगे। ओजोन लेयर 50 पर है, ये ओजोन लेयर, ये क्या है, ओजोन लेयर, सही है। इसके अलावा जो मीजोस्फीयर है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा पहुंच जाता है, यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। जब सन की रेज आती है, तो सन की रेज जब इस पर पड़ती है तो यहाँ पर आयंस बहुत छिटकते हैं। आयंस का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन में क्या चीजें होती है बताओ, क्या बहुत सारे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ निकल जाते हैं, नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन निकाल देता है सब, और इस वजह से इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर का क्या मतलब है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ही निकाल दे रहा है सन यहाँ पर आयनोस्फीयर, और वही इलेक्ट्रॉन फिर जब कंबाइन करते हैं वो नीचे आके कंबाइन करते हैं, कहाँ पर, मीजोस्फीयर में। लेकिन जब भी कंबाइन करेंगे तो एनर्जी निकलेगी ना, कोई भी चीज़ अट्रैक्शन में कहीं जब पेन ही छोड़ दो तो एनर्जी नहीं निकलती है, तो उस वजह से हीट इतनी बढ़ जाती है कि कितना हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ज़्यादा है कि स्पेसक्राफ्ट की गास्केट ही गल गई थी और कल्पना चावला मर गई थी यहाँ पर, तो वो लोग कहते हैं मीजोस्फीयर से निकल गए तो निकल गए, ये बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, आवर एटमॉस्फेयर इज डायनामिक एंड वेवरिंग। ये कैसा है, कभी तुमने ऐसा किया है कि सर्दी की रातों में लकड़ी जलाकर और पीछे खड़े हुए व्यक्ति को देखा होगा तो वो हिलता हुआ दिखाई पड़े, तो ये क्यों है, क्योंकि जो एयर है वो वार्मर एयर ऊपर उठती है, वार्मर एयर ऊपर उठती है और साथ में कूल एयर नीचे आती है। ये कूल है, ये अगर आप यहाँ पर चले जाओ, ये सब 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पे तो हिमालय पड़ता है, ये बहुत कूल है, -40 डिग्री, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर जाके हीट हो जाता है, ये कूलेस्ट है।
यहाँ से कूल होता है फिर हॉट होता है, ऐसा चलता है। तो इस तरीके से होता क्या है कि ये देखो, अगर हम पानी को गर्म करें तो जो हॉट वाटर है ये हॉट वाटर है, और ऊपर कैसा होगा, कोल्ड वाटर। हॉट वाटर कैसा होता है बताइए, लेस डेंसर होगा, एक्सपेंड होता है ना, पानी जैसे जैसे गर्म होगा क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो लेस डेंसर होगा। तो लेस डेंसर चीज ऊपर उठेगी, और जो कोल्ड वाटर है वो कहाँ जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। इस चीज को क्या कहते हैं, Convection. कन्वेक्शन। दैट इज हीट एक्सचेंज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तीन अलग अलग चीजें हैं। थर्मल कंडक्शन के लिए अगर कहीं से हीट ट्रांसफर करना है तो तीन तरीके से हो सकता है। जरा तीनों तरीके देखिए। मान लीजिए इस मेटल के इस रॉड को एंड को गर्म किया जाए तो क्या धीरे धीरे ये हीट इधर बढ़ती चली जाएगी अगर ये मेटल है, जबकि कोई मटेरियल कहीं से जा नहीं रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है पीछे पीछे से। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो आगे को एनर्जी मिलेगी और फिर हिट करता चला जाए। सो दैट इज हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन, इट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसे क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर ड्यू टू, ठीक है, ये कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन। अंकुर राज, व्हाट इज कन्वेक्शन? Convection, it takes place due to movement of particles. मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जैसे वाटर में हो रहा है। सो दैट इज हीट ट्रांसफर, किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये किस में होगा, इट टेक्स प्लेस इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर में होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन एटमॉस्फेयर। सही है, इन दोनों को मीडियम चाहिए, इट रिक्वायर्स मीडियम। ये कहाँ होगा, इन सॉलिड्स। इसका एग्जांपल क्या है और इसका एग्जांपल क्या है, इट रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और तीसरा मेथड है रेडिएशन। सन से ये जो एनर्जी आती है बीच में वैक्यूम है, तो क्या होगा बोलो, नो मीडियम। वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, लेकिन तब भी तो सन से यहाँ आ जाती है। इस चीज को क्या कहते हैं बोलो, रेडिएशन। मान लीजिए कोई लकड़ी जला के बैठा हुआ है, ऐसे बहुत सारे, और पिकनिक मना रहा है, ऐसी ये लकड़ी जल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से किसी ने इसमें मेटल डाल दिया, और वो सोचा मेटल को हम पकड़ के रखेंगे, तो वो जो मेटल को पकड़े हुए, तो उसकी वजह से जो इसमें हो रहा है कंडक्शन, वो कैसा है बताइए, इट इज, ये कंडक्शन है। ये क्या है, कंडक्शन। और ये जो वार्मर एयर राइजेस अप, ये जो यहाँ की वार्म एयर है ये राइज अप करे, कूल एयर कम्स डाउन, ये क्या है, कन्वेक्शन। लेकिन यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को भी, यहाँ पर भी जो खड़ा हुआ है उसको भी हीट लगती है, और वो भी हाथ यहाँ ऐसे करके देख रहे हैं, हाँ बड़ी गर्मी है। दिस इज रेडिएशन। इसे क्या कहेंगे, क्योंकि वार्मर एयर इधर तो नहीं आएगी, वो तो ऊपर जाएगी। ऊपर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है, टंगा हुआ व्यक्ति है जो उसमें पक रहा है, कई लोग मुर्गा टांग देते हैं उस पर पकाने के लिए, उससे कहेगा यस इट इज कन्वेक्शन। लेकिन जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको क्या लगेगा, Radiation. तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई है? क्या कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, टकराएंगे, और उनके टकराने की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। अगर मान लो कोई भी चीज है, हीट ट्रांसफर के लिए टकराने से लास्ट तक में भी हो जाएगा। ये देखो, जैसे बहुत सारे बॉल्स हैं, ये टकराएगा तो आखिरी वाले पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा, देख रहे हो, हो रहा है कि नहीं? तो ये लास्ट तक पहुंच जाता है, ऐसा हो सकता है नहीं? साथ में देख लेना, अभी गंदा है। चलो अब देखो, इसको न्यूटन्स क्रेडल कहते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज एवर डायनेमिक। अच्छा ये बताओ, इट हैज
मैनी लेयर्स, इसमें कोई एक लेयर नहीं है, मैनी लेयर्स हैं ऑफ किसकी, एयर की है, मैनी लेयर्स ऑफ एयर, क्या है, many layers of air. सो इट हैज मैनी लेयर्स ऑफ एयर. अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग, क्या आपको ये बात मालूम है कि वाटर देर में गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म होती है, तो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से एट सर्टेन प्लेसेस देयर इज वार्मर एयर एंड एट अदर प्लेसेस देयर इज कूलर एयर, और उसकी वजह से हम जानते हैं कई तरीके की लैंड ब्रीज और सी ब्रीज तो चलती है, और पूरी साल भर ट्रेड विंड्स भी चलती हैं. क्या चलती हैं, अलग अलग जगह से, किसी महासागर से, किसी ओशन से कहीं चल रही, कहीं, ये सब ट्रेड विंड्स चलती हैं. सबको क्या कहते हैं, अलग अलग ट्रेड विंड्स, अलग अलग लेवल पर चलती रहती हैं. इसके अलावा नीचे से भी एयर, क्योंकि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो सर क्या वो क्या लिखा हुआ है? आप देखो नीचे से अगर सनलाइट पड़ेगी तो क्या ये सन की वजह से ये लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, सर तो यहाँ से भी हवा ऊपर भी चलती है, नीचे की भी होती है. देयर इज वर्टिकल मूवमेंट, और किसका किसका, एयर का वर्टिकल मूवमेंट भी कन्वेक्शन है. ये क्या चीज है, कन्वेक्शन. अब ऐसा ही नहीं, मान लीजिए इसी लैंड पर कहीं पानी भी भरा है, तो कहीं कहीं ऐसे भी हवा चलेगी, कभी दिन में ये होगा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज भी चलती रहेगी. देयर इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एयर. या डिफरेंशियल हीटिंग हो रही, कहीं एयर ज्यादा गर्म हो जा रही है, तो इस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर ये कैसा है, एवर डायनेमिक. सर वो क्या लिखा हुआ है? आवर एटमॉस्फेरिक इज एवर डायनेमिक, हमारा वातावरण जो वायुमंडल है ये सक्रिय है, ये कैसा है, क्रियाशील, हमेशा चलता फिरता रह रहा है, रुका हुआ नहीं है. ये कैसा है, चलता फिरता रह रहा है. सो देयर आर, इसके अलावा क्या है, देयर इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, और एज वेल एज क्या है बोलिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग हीटिंग की वजह से क्या होता है, हीटिंग. इससे क्या होगा, सो एयर एट सर्टन प्लेस इज वार्म एंड एट सर्टन प्लेस इज कूल एंड हैज डिफरेंट डेंसिटी. डिफरेंट डेंसिटी होगी कि नहीं. अब जरा देखो दिस, सो वी कंक्लूड, इस वजह से क्या होगा, सो आवर एटमॉस्फियर इज वेवरिंग. वेवरिंग का क्या मतलब है, जैसे पानी में कंकड़ मारो तो वेव उत्पन्न होती है ना, फ्लक्चुएटिंग. कोई भी चीज में वेव्स उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन. दैट मीन्स द एयर इज ऑफ वेवरिंग नेचर. एटमॉस्फेयर कैसे नेचर का है, वेव. ये वर्ड अब मैं बहुत जगह यूज करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो चल गया ना. चलो अब जरा देखो, जो सबसे नीचे की एयर है वो सबसे भारी है, और जो सबसे ऊपर की एयर है वो कौन सी होगी, हल्की होगी. आपको मालूम है कि CO2 इसका 44U मॉलिक्यूलर मास है, 12 इसका है, इसका कितना है बोलो, 12 प्लस 16 टोटल कर दो. O2 का कितना है, 32U. N2 का कितना है, 28U. और बोलो H2 का कितना है, 2U. मेनली तो यही गैसेस है. अच्छा, आप पानी में भी देखो तो जो चीज जितनी हल्की वो उतनी ऊपर है, और भारी चीज नीचे बैठ जाती है. एयर भी एक फ्लूइड है. एयर क्या है बताओ, फ्लूइड है. जो सबसे हल्की गैस है, तुम अगर बैलून में H2 डालोगे वो ऊपर ही उड़ जाएगा, और CO2 डालोगे नीचे बैठ जाएगा. सही है कि नहीं. तो मुंह से हवा से गुब्बारा फुलाते हो तो वो तुम जब छोड़ते हो नीचे क्यों बैठ जाता है, रहे जहाँ फुलाए वहीं रहे, वही तो फर्क नहीं. लेकिन तुम जो उसमें डाल रहे हो वो CO2 है, और छोड़ते ही नीचे बैठ गए. सही कि नहीं. तो इसलिए हमारे नेचर में भी ये CO2 की बेल्ट है, ये N2 की बेल्ट है, ये O2 की है, फिर N2 की है, फिर H2 की. जो लेसर डेंसिटी के वो ऊपर गैस है. वैसे तो इंटरमिक्स हैं, मिक्स होती रहती है नेचर भी, लेकिन फिर भी इसकी टेंडेंसी. सही है.
मेरा कहने का मतलब है एटमॉस्फेयर में हमारे सबसे ज्यादा डेंसर एयर नीचे है और हल्की एयर ऊपर है। हल्की एयर ऊपर और भारी एयर क्या है नीचे। और जो बहुत भारी है वो उड़ ही नहीं पाए, वो तो सॉलिड बन गए। हल्के थे जिनकी किस्मत थी, जो अलग अलग मॉलिक्यूलर नेचर थे या डाई एटॉमिक रह गए, N2O2 H2 वो सब उड़ते रहे, Cl2 वो उड़ रहे हैं सारे, और जो भारी वो सब नीचे बैठे हैं। सही। तो अगर मान लो सन से यहाँ लाइट आई तो सरोज ये वाली ज्यादा डेंसर लेयर है कि ये डेंसर है। अब ये कैसी है, ये लाइटर है, लेस डेंसर या रेयरर। ये कैसी एयर है, ये रेयरर मीडियम। और ये हम लोग तो जानते हैं कि जो डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाए और ये अर्थ है, तो अगर सनलाइट यहाँ आई तो आप सोचो अब ये ज्यादा डेंसर में जाएगी तो क्या ये सीधी जाएगी कि दब जाएगी, और फिर ये अब और सीधी नहीं जाएगी, फिर और दब जाएगी, फिर और सीधी नहीं जाएगी, और दब जाएगी, धीरे धीरे दबती दबती यहाँ आ जाएगी। सो व्हेन ये जो सनलाइट है, सो इट इज एट सम इंक्लिनेशन, ये कुछ एंगल पर है। सो व्हेन इट मूव्स टुवर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इट बेंड्स। ये क्या होती है, बेंड्स हो जाती है। ये इस चीज को लेकर इसी बेसिस पर सब कुछ अब एक्सप्लेन है। इतना तुम्हें समझ आ गया ना, अब सब कुछ इसे हो जाएगा। चलिए नाउ when the sunlight moves to earth, then due to atmospheric reflection it bends, ये bend हो जाता है towards normal। ऐसा होता रहता है because the air near surface is much denser than the air at higher altitude। कौन सी एयर ज्यादा डेंस है, भारी कौन सी है? It is due to the fact that air near earth surface is much denser than the air at higher altitude। जो यहाँ की एयर है ये 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी, और ज्यादा ऊपर चले गए, सिर्फ 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो वो 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 0.62 kg पर मीटर। हम लोग 5 किलोमीटर ऊपर थे जब मैं लेह लद्दाख और थाइस में रहता था, वहां 20% थी एटमॉस्फेयर। कितना एटमॉस्फेयर था? अब सब चीज 20%, एक चीज पूरा भरा ग्लास और एक सिर्फ इतना ही एटमॉस्फेयर है, तो ऑक्सीजन भी तो 20% रहेगी, 1/5। वहाँ हम लोग ऐसे ऐसे चलते, वहाँ जो सैनिक है सब ऐसे, और बस ऐसे ऐसे पोंछते थे, ब्लड आता, क्योंकि नाक से पूरा 2 साल ब्लड ही आता ना। और 6 मेरे दोस्त थे, किसी को हमें नाम एक साथ किसी का याद नहीं रह पाया। ऑक्सीजन से ही तो ब्रेन चलता है, सोचो जरा, अब ब्रेन में ऑक्सीजन ही रह जाए और जो खाओ वही पलट जाता था, क्योंकि खाना भी हजम नहीं, बिना ऑक्सीजन के खाना कैसे, रेस्पिरेशन कैसे होगा? आपके लाइफ प्रोसेसेस सब धीमे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर होने से ही सब कुछ। आपसे क्यों कहा जाता है सुबह उठो टहलो? अल्टीमेटली ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, ब्रेन तेज करने के लिए। सुबह क्यों उठने के लिए? तेज बनना है। घास पे टहलो, सीधा ऑक्सीजन लिखेगी, क्योंकि वो उस समय खूब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सुबह सुबह, तो सारा सीधा नंगे पैर चलते हैं तो फोटोसिंथेसिस है, पूरी ऑक्सीजन, हर चीज़ ब्रेन का ही है, है। तो आपने देख लिया कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर की एयर कितनी लेस डेंस है।
तो अब वहाँ पे हम लोग बात करते थे जो नीचे पंजाब में रहते हैं, इन पे एयर टैक्स लगाना चाहिए। हम लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी है, हम लोग पे इन पे एयर टैक्स नहीं लगा, बताओ सरकार लगा। अब आगे की बात है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल क्यों करते हैं, एंड व्हाई द स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर। क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए जब स्टार से हमारे यहाँ लाइट आएगी तो यहाँ पर आने पर व्हेन शुरू में तो कोई एटमॉस्फेयर में जाएगी नहीं क्योंकि ये सब वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या होगा, लेकिन जब वो अर्थ में इंटर करेगी तब तो उसका सामना एटमॉस्फेयर से हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में क्या वो धीरे धीरे बेंड होती जाएगी, जैसे मैंने ये बताया बेंड होती गई। तो अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है तो जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको क्या लगेगा कि जो लाइट आ रही है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो वो सोचेगा लाइट तो सीधी रेखा में चलता है तो कहीं यहाँ से स्टार आया होगा, तो वो उसे यहाँ स्टार समझ लेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा यही देखा कि हमारी आंख में जहाँ आई वहीं से सीधा मिलाते हैं पीछे, है ना। वी फील दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो इसलिए क्या होता है कि ये हायर हो गया एट सम टाइम्स। वैसे तो स्टार हमसे क्या है, मिलियंस एंड मिलियंस किलोमीटर्स अवे, सो very dim light reaches to our eyes, also due to wavering nature. At certain times it reaches more and at certain times it reaches less. कभी तुम्हारी आंखों में ज्यादा रोशनी पड़ गई उस स्टार की, कभी कम, क्योंकि नेचर वेवर हो रहा है। आप कुछ ना हो तो आंख के पीछे खड़े व्यक्ति को देख लो, वो भी वेवर होता हुआ दिखेगा। So due to wavering nature, that is the amount of light reaching to our eyes also fluctuates. ठीक है, so this is the reason of twinkling of a star, and due to atmospheric refraction, whatever bending is there, this is the reason for the position of a star, why it appears high. बोलो बात समझ आ गई? इन दोनों चीजों को लिखो। क्या फ्लक्चुएशन, हाँ, ये जो हमारा, अभी मैं पूरा लिखा देता हूँ फिर इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, पूरी बात लिखा था, ठीक है। लिखो जो स्टार्स हैं, दीज आर मिलियंस ऑफ 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर पर तो हमारा सूर्य ही है वो जो सबसे निकट कट आ रहा है, लेकिन और तो बहुत अल्फा सेंचुरी तो उससे बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी रोशनी हमारे पास तो 450 सालों बाद पहुंची है, बहुत दूर पहुंचती है, ये तो 8 मिनट 20 सेकंड पहुंच जाती है साथ। चलो कैन वी, तो सबसे पहले क्या लिखो, स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस एंड पॉइंट साइज, और कैसे हैं, पॉइंट साइज से कितनी रोशनी तुम पा लो। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस एंड पॉइंट साइज, ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस टू अस। यहाँ पर तो आप लोग जोधपुर में देख रहे हो, आपको 20-25 स्टार दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब लेह लद्दाख में हम देखते थे ऐसे लगता था कि जैसे सितारे जड़ दिए हों, रात में किताब खोल के पढ़ लो इतने, क्योंकि क्लीन एटमॉस्फेयर रहेगा तो हर चीज़ दिखाई देगी आपको, हर कॉन्स्टेलेशन दिख जाएंगे उसमें, जो जो बनता है सेक्रेटेरियस दिख जाएगा, जो जो बनते नहीं अलग अलग राशि, कर्क राशि, मकर राशि, पूरे देखते थे, सब देखते थे। तो वहाँ पर हम लोग स्टार्स देखते थे, रीड करते रहो, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो होते हैं, लेकिन अब उतनी रोशनी, आप जरा सा पॉल्यूशन होता है स्टार ही नहीं दिखते, सोचो कितनी डिम लाइट पहुंचती है, एंड ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस अस, दूर होने के सन से जो निकलता है रेडिएशन, उसमें से ही तुमको सिर्फ इतने परसेंट मिल पाता है, तो सोचो, है ना, सभी जगह तो वो देता है अपना, तुम धरती के हिस्से में इतना ही पड़ जाता है। Only a very small amount of light reaches to us. इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, दूर होने की वजह से थोड़ी रोशनी पहुंचती है। अब लिखो, as our
एटमॉस्फियर कैसा है बोलो? एटमॉस्फियर इज डायनामिक एंड वेवरिंग, हिलता डुलता रहता है। जैसे आप आग जला के पिकनिक बनाते हो तो क्या एयर हिलती डुलती रहती है? वैसे ये वेवर करता रहता है, क्योंकि सब जगह डिफरेंशियल हीटिंग है तो वेवर करता रहता है। इट इज वेवरिंग, सो एट सर्टेन टाइम्स यू रिसीव लेस लाइट एंड एट अदर टाइम्स यू रिसीव मोर लाइट। दिस इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये लिख लें, सही है। सो at certain time you receive less light and at other times क्या होगा? You receive, we receive कर लो, we receive more light. This is the reason. और इससे क्या होता है? So their position, अगर हिलता डुलता रहे, एटमॉस्फेयर ही हिलता डुलता रहेगा तो क्या वो आग के पीछे वाला आदमी भी हिलेगा डुलेगा? This is the reason for उसके पोजीशन को, पोजीशन ऑफ स्टार एंड द ब्रिलियंसी बोथ चेंजेस, उन दोनों को मिला के ट्विंकलिंग कहते हैं। सिर्फ कम ज्यादा होने को ट्विंकलिंग नहीं कहते, वो हिलता डुलता भी है, उससे भी मिलाना पड़ेगा, वेवरिंग है ना। सो क्या क्या चेंज करती बोलो? सो पोजीशन ऑफ स्टार along with brilliancy both varies. This combined effect is called twinkling of star. ठीक है, this is the so position and brilliancy of star. Brilliancy का मतलब intensity of light which we receive from star, जो आप उससे लाइट का अमाउंट पाते, उसकी चमक। इंटेंसिटी भी कह सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ ठीक है, लिख देना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ स्टार बोथ वेरीज, दोनों ही वेरी कर जाती हैं। दिस कंबाइंड इफेक्ट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। इसके अलावा मोर ओवर, अब उसकी पोजीशन के ऊपर है वो भी तो देखो, वो भी एक क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, भाई ऊपर क्यों है? ठीक है, सो लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार कम्स टू अस आफ्टर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड ग्रेजुअल बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ग्रेजुअली वो बेंड कर रहा है ना टुवर्ड्स नॉर्मल। सो स्टार अपीयर्स हायर, हायर एल्टीट्यूड, जहां अब वहां दिख रहा है तो समझो यहां है। ये कैसा बोलो? दिस इज एपरेंट पोजीशन। ये कैसी बोलो? एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। और ये कैसी है? हमारे बुक में लिखा हुआ होगा एक्चुअल पोजीशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रीजन दैट स्टार्स आर एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, now light from star reaches to observer, ठीक है, it gradually क्या करता है? enters into more denser belt of air when it moves downward towards us. It gradually enters into more denser belt of air as it moves. वैसे क्वेश्चन पूरा है लेकिन पूछ लिया जाए कभी कि हायर क्यों है, तब ये लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पूछा जाए क्यों अपीयर हायर, तभी ये काम करना है। As it moves down, so
जो भी लाइट है वो क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। सो स्टार appears higher than they actually are. Appears higher. सर इसमें ये लिखना जरूरी कि उनका पॉइंट साइज है, मतलब ऐसे क्यों लिखा जाएगा? ऐसा इसे लिखा जा रहा है क्योंकि अभी हमें मून का भी कहेंगे फिर मून क्यों नहीं फ्लिकर करता, वो अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे, तब फिर हम दूसरा आंसर देंगे। पॉइंट साइज नहीं बोलेंगे तो फिर वहाँ हम हमको पकड़ लेंगे, कहेंगे स्टार तो फ्लिकर कर रहा है, अब मून भी तो दूर है, मून क्यों नहीं फ्लिकर कर रहा। जो कोई पॉइंट साइज रहेंगे वही क्यों फ्लिकर करते हैं? पॉइंट साइज है तो कभी हमें उनसे थोड़ी रोशनी मिली, कभी दिखाई भी देना बंद हो गया और कभी दिख भी गया, यही तो फ्लिकरिंग है। ज्यादा होगी तो हमारी आइज नोटिस नहीं कर पाएंगी उस चीज को, थोड़े बहुत अमाउंट का वेरिएशन, 100 में 1% का वेरिएशन है तो आंख नहीं नोटिस कर सकते, थोड़े में ही वेरिएशन हो जाए तो ऐसे में हमें दिखता भी, कई बार नहीं दिखेगा, फिर ध्यान देखेंगे फिर दिखने लगेगा, ये चीज हो जाती है। पॉइंट साइज बोलना ये डिम लाइट है, बहुत थोड़ा सा ही हम रिसीव करते हैं। अब देखो, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एक और इसी में क्वेश्चन है कि स्टार्स ट्विंकल बट मून डज नॉट। क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्स ट्विंकल बट मून डज नॉट। तो स्टार ट्विंकल का तो रीजन पीछे दिया जा चुका है, अब मून का नहीं बताना है, मून क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है, वो कई क्वेश्चन है। तो मून इज कंपैरेटिवली नियरर देन स्टार, मून तो पास में है, एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रुप ऑफ पॉइंट साइज्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप है, एक अकेला थोड़ी ना, पॉइंट साइज थोड़ी ना, ग्रुप है इतना बड़ा नहीं। मून क्या बताइए, मून इज कंपैरेटिवली nearer and can be considered as group of point sized illuminated। जैसे मून है वैसे प्लैनेट्स, मून हो या प्लैनेट हो वो तो कभी अपने आप चलते हैं, दूसरे की लाइट उस पर पड़ती है तो हमारे पास सैटेलाइट हो या प्लैनेट एक ही चीज़ तो होती है कि नहीं। अब देखो, तो अब वो ग्रुप ऑफ साइज, ये मून को देखो, मून एक ग्रुप ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स है। सो अब क्या होगा बताइए, अगर अर्थ पर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है तो इट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। सो इसमें से क्या माना जाता है, जैसा बुक में लिखा है, इट इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर विच इज ऑल्सो एवर फ्लक्चुएटिंग एंड डायनेमिक। हमारा जो वेवरिंग नेचर है ना, हाँ बोलो, एक छोटा सोर्स ऑफ लाइट एक बहुत है, एक्सटेंडेड पॉइंट साइज एक्सटेंड होगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब देखो क्या होगा, ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा नेचर गतिशील है, एटमॉस्फेयर कैसा है, ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या होता होगा बताओ, एट सर्टेन टाइम जो क्या होगा कि 50% ऑफ द पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और जो दूसरे उसके पास के 50% है, यहाँ के रिड्यूस हुई तो ये चमकने लगा, इसकी घटी उसकी बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, द एवरेज वेरिएशन ऑफ द ऑल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इज जीरो। आधे की घटी तो आधे की बढ़ी भी तो, आंख पे तो उतनी ही रोशनी आई। सो मून डज नॉट फ्लक्चुएट, एक होता तो घट गई तो हमें घटता दिखता, अब इतने सारे आधे की घटी तो आधे के साथ बढ़ भी जाएगी, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, एट सर्टेन टाइम
50% of the point size source, the intensity of half of the point size source reduces and other half increases. So overall variation of total light is zero. So moon does not fluctuate. आधे के कम कर दीजिए, आधे के बढ़ा दीजिए, तुम्हें क्या पता चलेगा? पता चलेगा कुछ? आंखों पे तो उतने ही रॉड्स एंड कौन सा रिसीव कर लेंगे. तो लिखो, तो क्या लिखें बताइए? At certain point of time क्या होता होगा? That is, if intensity of half of point size sources decreases, then simultaneously क्या होता होगा? Intensity of other half point size source increases. So average variation, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, average variation due to all point size object is zero. Due to all point size object is zero, तो zero हो जाएगा. So मून एंड प्लैनेट, मून हो या सैटेलाइट कहा जाए या फिर प्लैनेट, इनमें से कोई भी फ्लिकर नहीं करता, ट्विंकल नहीं करता. सो मून और सैटेलाइट, मून और सैटेलाइट हो जाए, कोई भी तुम्हें प्रोबोस, बायोस, जो जुपिटर के सैटेलाइट दिखते हैं वो सब भी है, या मार्स के दिख जाते होंगे कभी कभी, या बहुत सारे प्लैनेट जो हमारे 9 ग्रह हैं, और कुछ भी दिया जाए प्लैनेट, सबका एक ही आंसर है, डज नॉट ट्विंकल. पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. तो सब रीजन सब लोग, सर रिफ्लेक्शन नहीं होता क्या इसमें? हाँ, रिफ्लेक्शन नहीं होता क्या लाइट में? जो मून से लाइट आती है उसमें रिफ्लेक्शन तो होगा ना? रिफ्लेक्शन तो सभी में होगा. तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे लिख देना कहीं पर, वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वर्ड जरूर डालना. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वर्ड अगर तुमने आगे के 10 क्वेश्चन है सब में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वर्ड डाल दिया तो 2 में से 1 नंबर तो यही रहा. कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछा इसके आगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, सब में फुल मार्क्स. अगर इतना लिख दिया तो तुम्हें कुछ ये सब भी समझना. सही है. तो ये इसीलिए मैंने बोला कि सर आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों नहीं डाला, उसी पे तो नंबर थे. सो ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड, अगला क्या होगा बोलो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. उसको कहीं बहाने से डाल देना और उसको हाईलाइट कर बोलो. अगला देखें कि हम सूरज को 4 मिनट ज्यादा देख पाते हैं, 2 मिनट पहले देख पाते हैं, 2 मिनट ज्यादा देर तक देखते रहे. इसका क्या है? सो व्हाट इज द रीजन ऑफ, अगर 6:02 पे सनराइज हुआ है तो हम 6 बजे से ही सन को देखने लग जाए, हमें दिखने लग जाता है. इसका क्या रीजन? That is, what is the reason of advance sunrise, पहले सूर्योदय आप देख लेते हैं, सूर्यास्त. सर वो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वर्ड वो ट्विंकल नहीं करता है. नहीं, वो इसके बाद सो मून कौन सा बताओ? वो जीरो. आगे देखिए, जो what is
the reason of advanced sunrise and delayed sunset. अब देखिए हमारी अर्थ 24 आवर्स में घूमती है, इसका जो एक रोटेशन है 24 आवर्स में हो जाता है। अच्छा 24 आवर्स में कितना डिग्री घूमती है? इन 24 आवर्स अर्थ रोटेट्स दैट इज 360 डिग्री। सही। अगर हम अर्थ पे बहुत सारे डिग्री बना लें, यहाँ से मान लो हम लें तो 1 2 करके ऐसे डिग्री करते रहें, 360 इस तरीके से लॉन्जिट्यूड बनाएं। क्या बनाएं? ये जो ऐसे होते हैं इनको क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। तो ये ऐसे जैसे खरबूजे की आप कितनी पांके कट कर लें, 360। तो अब ये देखो ऐसा हो सकता है, ये 360 है। यहाँ से अगर इधर जाओ पीछे तो ये 0 लॉन्जिट्यूड से 180 डिग्री ईस्ट तक जा सकते हो। 0 से इधर जाओगे तो तुम्हें ईस्ट बोलना पड़ेगा, और इधर क्या बोलना पड़ेगा? इधर वेस्ट बोलना पड़ेगा, और इधर क्या बोलना पड़ेगा? तो 0 से ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? 180 डिग्री वेस्ट। वो दोनों लाइन एक ही होंगी, ये और ये एक ही। समझ में आई बात कि नहीं? टोटल ये चीज। मेरा कहने का मतलब है कि 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेशन हो जाता है। तो ये मुझे बताओ कि 1 डिग्री वो कितने देर में घूमे, हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है, तो रोटेट तो कर ही रही है। सो नाउ फॉर 1 डिग्री हाउ मच टाइम इट विल टेक? अर्थ टेक्स 1 revolution या 360 degree in 24 hours, that is 360 degree। 24 hours कितना होता है? That is 24 into 60, अब मिनट कर दो, तो that is 360 degree revolution। वो कितनी देर में लेगी? तो बोलो 1 डिग्री का रिवोल्यूशन कितनी देर में लेगी? यहाँ से पता करो। 24 into 60 अपॉन ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 4 आ गया। 4 मिनट। इसका मतलब है 1 डिग्री का रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? इन 4। मेरा कहने का मतलब है कि वाई we can see sunrise 2 minutes earlier, and also we continue to see sunset, sun after sunset 2 minutes more। 2 मिनट बाद में भी देख पाते हैं और 2 मिनट पहले भी देख पाते हैं, ऐसा। अब इस चीज को समझो क्या चीज कह रहा है। So we see sunrise 2 minutes earlier than actual sunset। ठीक है, अब जरा देखिए, also we continue see sun 2 minutes more। ठीक है, आफ्टर एक्चुअल सनसेट। ये सनराइज लिखो। सनराइज में सनराइज से कितना पहले देख पाते हैं? एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले, और 2 मिनट ज्यादा तक देखते हैं कि नहीं? तो एक्चुअल सनसेट। अब इसका आंसर देखो अर्शिता क्या है। इसका बुक में डायग्राम बना हुआ है, जरा इससे भी देखो क्या चीज। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताया गया है, इसका इससे कोई लेना देना। मेरा कहने का मतलब है अगर 4 मिनट धरती घूम के आ जाए, आपके सामने धरती घूम रही, तो आप 4 मिनट बाद दूसरे लेटीट्यूड को देखने लग जाओगे, फिर घूम जाए 4 मिनट बाद ये लेटीट्यूड,
और पूरा खड़े रहो तो हर 4 मिनट में एक लैटिट्यूड आएगा और 360 लैटिट्यूड पूरा है, हाँ लॉन्जिट्यूड। तो आप पूरा 24 घंटे में पूरे 360 को देखो, सही है। यहाँ धरती घूम रही हो तो 4 दिन बाद दूसरा फिर दूसरा। यहाँ पे नेक्स्ट इज भाई ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है जो सुनील देवासी ने बताया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। ये जो पर्सन है अर्थ पर खड़ा हुआ, उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की बेल्ट है। अच्छा, ये होराइजन है जहां से आप अगर देखना शुरू करो आपको, तो इसके ऊपर आकाश दिखेगा, धरती तो दिख नहीं सकती, धरती तो वहां से नीचे जा रही है, सही है। तो यहाँ से इतना स्काई दिखेगा। अगर आप यहाँ देखते हो आगे, बहुत आगे सी में भी रहोगे तो क्या वहां तो पानी ऐसे घूम जाएगा ना, तो देख ही नहीं पाओगे, अर्थ घूम जाएगी। तो स्काई और जहां पर अर्थ मिले उसे होराइजन या क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज। तो अब यहाँ पर मान लीजिए सन नीचे चला गया, When sun goes below horizon, इस चीज को क्या कहा गया? होराइजन। तो भी क्या होगा बताओ? Then also it rays continue, जैसे इसकी रेस चली, अच्छा इसकी जो रे चलेगी, रे जब चलेगी जहां तक कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहां कोई रिफ्लेक्शन ना दिखाना, यहाँ थोड़ी ना दिखा दोगे। क्या वैक्यूम में भी बेंड होगी? क्या बेंड तो कहाँ पे होगी? दैट इज जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जैसे ही एटमॉस्फेरिक बेल्ट में एंटर की, ये चीज क्या है? एटमॉस्फेरिक बेल्ट है, यहाँ एंटर करेगी। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक बेल्ट। तो अब ये जब एंटर की तो धीरे धीरे ये और डेंसर और और डेंसर और और डेंसर में चलती चली जाएगी। यहीं पर होराइजन पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो अब उसको तो लगेगा कि जो लाइट है दैट ट्रेवल्स कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पर, लेकिन उसके अपने भी कंस्ट्रेंट्स हैं। यहाँ पर बादल होंगे तो कहीं कुछ होगा तो बादलों में छिप जाता है, बादल भी तो 1 किलोमीटर पर होते हैं, वो सब भी दिखते रहते हैं उसको। तो उसको अब क्या लगेगा? सन कहाँ दिखेगा? इट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, सही है कि नहीं? ये सब रीजन दिखे। ये तो कब हुआ? देखो हमें ये बात मालूम है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड गोज टू वेस्ट, ऐसा होगा कि नहीं? तो हम इधर की पोजीशन में सूर्योदय दिखाएं, डस्क दिखाएं, और इधर डाउन यानी गोधूली बेला, जब गाय धूल उड़ाती हुई आती है उसको गोधूली बेला कहते हैं कि नहीं? तो शाम को नहीं वापस आती ना, तो उसको गोधूली बेला कहते हैं। दिस इज डस्क। डस्क किसको कहते हैं? डॉन टू डस्क। वो डॉन है, ये डस्क, ये सूर्यास्त। अब डॉन देखें, डॉन कहाँ का पेपर? किसी का बहुत अच्छा पेपर ब्रिटिश का डॉन है, ठीक है। उनको सुबह सुबह पेपर मिल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी तो सन होगा, होराइजन के इधर नहीं होगा क्या? जैसा कि तुम्हारे बुक में डायग्राम बना हुआ है। और बोलो यहाँ से भी लाइट आएगी, तो यहाँ से लाइट यहाँ सीधी आई, पहले यहाँ से तो सीधी मिला ही लो इसको, लेकिन फिर बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग में क्या होगी बोलिए? बेंडिंग होकर इस आदमी के पास पहुँच जाएगी। लेकिन इसे क्या लगेगा कि लाइट कैसे चलती है? लाइट ट्रेवल्स इन, तो वो पोजीशन तो हायर दिखाई पड़ेगी सन की जहां पर अभी है, और साथ में उसको ये नीचे जाने पर भी उसे दिखना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि वो होराइजन से नीचे चला गया। तो कोई होराइजन से नीचे की चीज देख पाएगा क्या? जब धरती नहीं देख पा रहे हो, धरती के नीचे सूरज है उधर, तो कहाँ देख पाओगे? लेकिन उसकी लाइट तो कंटिन्यू टू कम टू यू। इस सब चीजों को देखो ना। When sun goes below horizon, then also, okay, then also its rays continue to reach the observer
इस वजह से ये जो बेंडिंग हो रही है इसी को तो मैं रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन बेंडिंग ही तो होती ही है। क्या होती है बताओ? So it reaches continue to reach the observer due to atmospheric reflection. Observer due to atmospheric reflection. कब तक पलट? Up to 2 minutes, 2 मिनट तक ऐसा होगा। फिर और जब नीचे चला जाएगा, उसका जाना है, समझो जितनी देर वो जा रहा है वो तो धीरे धीरे जा ही रहा। अर्थ के मूवमेंट की वजह से वास्तव में अर्थ ऐसे घूम रही है, तो यहाँ सन है, सही है। और ये देखो यहाँ जैसे कभी भी आप ये देखिए, सबसे पहले जापान में सनलाइट होती है किसी भी दिन के, इसलिए जापान को निप्पन कहा जाता है। निप्पन का मतलब क्या है? सूर्योदय का देश। कोई भी दिन कहाँ शुरू होता है? जापान में, तो निप्पन कहा जाता है कि नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये सन पहले वो देखेगा, ठीक है कि नहीं, और फिर धीरे धीरे सारे देश देखेंगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अमेरिका। अमेरिका और जापान के बीच में 2 किलोमीटर का ही गया, क्योंकि ऐसे पूरा मिलाया जाए। अब देखिए तो क्या होगा बताइए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होगा, टू रीच द ऑब्जर्वर। फिर से पढ़ो, व्हेन सन गोज बिलो होराइजन देन आल्सो इट रेज कंटिन्यू टू रीच द ऑब्जर्वर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सो ऑब्जर्वर ये क्या करता है, विटनेस अर्ली सनराइज 2 minutes earlier and delayed sunset 2 minutes later than the actual sun position। सही है? इसलिए अगर तो लिखा है कि सन नीचे जा रहा है बिलो होराइजन, इसका मतलब है कि सनसेट का समय। अब देखो, when sun goes below horizon, sun goes, ये सनसेट है, लिख लो। सो ऑब्जर्वर, इसलिए क्या होगा, यहाँ गोस लिखा गया है, सो ठीक है। सो ऑब्जर्वर कंटिन्यू टू सी सनसेट, कंटिन्यू टू सी सनसेट 2 minutes more than actual sunset। डायग्राम के साथ ही करना, एक्चुअल ड्यूरिंग सनराइज व्हेन सन इज स्टिल बिलो होराइजन, अभी वो नीचे ही है, पहुंचा नहीं है, स्टिल बिलो होराइजन, तो भी क्या होगा बोलो। नाउ when sun is still below horizon, its rays reaches to observer due to atmospheric reflection। Its rays reaches to, और वो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होगा, एट होराइजन। Observer at horizon. So, observer witness early sunrise 2 minutes before। ठीक है, अभी और 15 मिनट का अगली क्लास में करा, थोड़ा सा बचा।